एक सेकेंड। हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री के एनसीईआरटी का जो चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 उसे मतलब क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 7 जो कि कंप्लीट करने वाले। इसमें अशोक एक अनोखा सम्राट जिसे युद्ध का त्याग किया, जिसने मतलब युद्ध का त्याग किया। तो आज हम सम्राट अशोक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो सम्राट अशोक हैं, इनके बारे में कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। तो आपने कभी ना कभी सिक्कों में या फिर नोटों में, या तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो हमारा सिंह चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, तो ये क्या है, तो आपने इसे देखा होगा, जो सिंह सर। तो ये जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सम्राट अशोक जो कि मौर्य साम्राज्य के राजा माने जाते हैं, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। वहीं राजधानी पाटलिपुत्र इनकी मानी जाती। सबसे पहले आप कहानी के तौर पर इसे समझो, कहानी के तौर पर इसे समझो, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या थे सम्राट अशोक और क्या कौन सी राजधानी में वो शासन किया करते थे। तो ऐसा मतलब माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी 2300 वर्ष पहले, मौर्य साम्राज्य की। और फिर चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार बिंदुसार जो कि मतलब शासन करते, फिर उनके पुत्र जो कि सम्राट अशोक आते। सम्राट अशोक जो कि मतलब एक क्रूर राजा पहले थे। फिर बाद में क्या किया कि इन्होंने, जब ये राजा बने मतलब 8 वर्ष के बाद में, इन्होंने कलिंग युद्ध मतलब है लड़ा, और उसमें कलिंग युद्ध को जीत लिया। परंतु उसमें क्या हुआ कि 1 से 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई और नरसंहार हुआ। और इस नरसंहार में कहा जाए तो अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन क्या हो गया, उन्होंने क्या किया कि जो दिग्विजय की नीति, मतलब आप ये मान सकते हो युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति को अपना लिया। अब धर्म क्या है कि क्या ये धर्म है, तो धर्म से मतलब नहीं है। धर्म से कोई भी मतलब नहीं। धर्म का मतलब होता है आपके कर्तव्यों से, और दूसरों के साथ में बुरा ना करना, ये धर्म होता है। तो इन्होंने इस चीज़ को अपना लिया था, और धर्म को अपना करके इन्होंने जो युद्ध की नीति है, उसे पूरी तरह से त्याग दिया था। और इन्होंने उस नीति को त्यागा और बौद्ध धर्म को जो कि अपना लिया था। फिर इन्होंने अभिलेखों को लिखवाया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो मतलब धम्म नीति को अपनाओ और लोगों के साथ में अच्छा करो। तो इन्होंने समाज के लिए कुछ मतलब सूचनाएं, या हम कहें तो कुछ नियम बनाए। और ये कहा जाता है कि जो सम्राट अशोक हैं, इन्होंने युद्ध को त्यागा, और अभिलेख जो लिखा है तो वो 14 अभिलेख माने जाते हैं। इन्होंने महामत्ता की नियुक्ति कराई, जो कि देश विदेश तक कुल जा करके बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया करते थे। और इन्होंने स्तूपों को भी बनवाया, और साथ ही साथ कहा जाता है इन्हें मतलब एक अच्छे राजा के तौर पर देखा जाता है। तो ये कहानी हुई। अब आगे आप सबसे पहले पढ़ो कि एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, इसमें क्या है कि आपने शेरों को कहीं ना कहीं पैसों पर या कहीं चित्रों में देखा होगा। और यह जो शेर है, इसके लिए बहुत ही लंबा इतिहास देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम बात करें, ये शेरों के जो मतलब बनाए गए, ये पत्थरों को काट करके बनाया गया, और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया। स्तंभ क्या होता है, जिसे आप देखते हो ना, पिलर जिसे बोलते हो, या कहो तो आपके घर पर है स्तंभ होते हैं, तो वैसे ही स्तंभ पर इसे स्थापित कर दिया गया था। फिर अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना एक स्तंभ पर कर दी गई थी, जो कि अध्याय हमने 6 में पढ़ चुके हैं इससे पहले। फिर हम बात करते हैं, इतिहास के महानतम राजाओं में से ये एक माने जाते थे। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ व पत्थर और अभिलेख उत्कीर्ण किए गए थे। अब स्तंभ तो पता चल गया, अभिलेख क्या होता है कि मान लो कोई स्क्रिप्ट,
स्क्रिप्ट मान सकते हो, जैसे आजकल आप पेपरों पर लिखते हो उस तरह तब पत्थरों पर एक अभिलेख लिखा जाता था। इसके पहले कि यह हम जाने कि अभिलेखों में क्या लिखा था, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। तो कहा जाता है जो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, इसकी स्थापना जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 2300 वर्ष पहले की थी। वो भी कहा जाता है चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, जिससे मतलब चाणक्य के कई विचार जो हमें अर्थशास्त्र के नाम की मतलब किताब में देखने को मिलते हैं। तो जो चाणक्य हैं या हम कहें कौटिल्य, ये एक ब्राह्मण थे और इन्होंने चंद्रगुप्त की सहायता की थी, वो भी इस साम्राज्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में। फिर हम बात करते हैं वंश को लेकर के। तो वंश क्या होता है कि जब किसी परिवार के सदस्य एक के एक बाद राजा बने, उन्हें ही वंश कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य 3 महत्वपूर्ण राजा, जिसे चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और उसका पुत्र अशोक। हम साम्राज्यों की अगर बात करें तो जो रेड डॉट हैं, जो ये रेड डॉट वाले, तो ये यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और ये ब्लैक डॉट वाले जो कि मुख्य नगर माने जाते थे, तब पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जो कि मुख्य माने जाते थे अशोक सम्राट के समय या कहा जाए मौर्य साम्राज्य के समय। फिर प्रारंभिक जीवन और सत्ता का आगमन कैसे हुआ, तो ये बिंदुसार के पुत्र मतलब माने जाते थे और शुरुआती जीवन का कठोर व महत्वाकांक्षी था। राजकुमार के रूप में प्रशासक और सेनापति रहा करते थे। फिर 273 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के सम्राट बन गए अशोक सम्राट। फिर राजधानी में सम्राट कैसे हुआ करते थे, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेलुकस निकेटस का राजदूत था। मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया। अब मेगास्थनीज और या सेलुकस निकेटस कौन है, तो सिकंदर का नाम सुना होगा, जो कि दुनिया जीतने के लिए निकला था। और इनके जो कि सेनापति सेलुकस निकेटस थे। इन्होंने जो कि अपने राजदूत को भेजा था, वो भी मतलब मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में, वो पश्चिम एशिया यूनानी के राजा सेलुकस निकेटस ने। अब फिर उन्होंने विवरण एक अंश दे रहे थे, मतलब यहाँ हम उसके विवरण का एक अंश सिर्फ दे रहे हैं ये बुक वाले। अब सम्राट का जनता के सामने आने के अवसर पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब क्या है, जो सम्राट जब आते थे जनता के सामने, तब शोभा यात्रा हुआ करती थी, मतलब खूब ज़्यादा जश्न मनाए जाते। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। सोने की जो पालकी है, मान लो इस तरह की पालकी होती थी, ऐसे यहाँ पर राजा बैठे होते होंगे, नहीं ये थोड़ा गड़बड़, ऐसी होती होगी। यहाँ पर कुछ रखा होता होगा, यहाँ पर राजा बैठता होगा और यहाँ पर लोग खड़े हुआ करते होंगे। हाँ, ऐसी सोने की पालकी में ले जाया करते थे। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी के अलंकृत हाथियों पर सवार रहा करते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे, कुछ पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड भी रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाया करता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। हथियारबंद महिलाएं, जैसे ये राजा है तो इसके पीछे आगे इतने तक तो महिलाएं रहा करती थी, क्योंकि महिलाएं जो कि इसलिए हुआ करती थी, कहा जाता है कि तब महिलाओं से इतना ज़्यादा खतरा नहीं हुआ करता था। वे हमेशा इस बात से डरे रहते थे कहीं कोई हत्या करने की कोशिश ना कर दे। खाना खाने से पहले भी उनके नौकर जो कि खाना को चखते थे, वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं गुजार सकते थे। मान लो ये इतना बड़ा भवन है, यहाँ पर एक कमरा, यहाँ पर एक कमरा, यहाँ पर एक कमरा, यहाँ, तो वो इस कमरे में 2 रात से ज़्यादा नहीं गुजारते थे।
फिर आज जहाँ पर लेटा तो आज यहाँ पर, आज यहाँ पर तो आज यहाँ पर। तो इस तरह किया करते थे, वो भी मेगास्थनीज ने विवरण दिया है, मतलब बताया है इस तरह। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर भी था। यहाँ एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ था, जिसमें 770 बुर्ज और 24 द्वार थे। मतलब जो नगर है उसमें 570 बुर्ज हुआ करते और 64 द्वार हुआ। 2 या 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों के बने हुए थे। राजा का महल भी काठ से बना हुआ था और पत्थर की नक्काशी से अलंकृत था। यह चारों तरफ उद्यानों और चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा हुआ था। तो उन्होंने इस तरह का विवरण दिया। अब कलिंग युद्ध, जब सम्राट अशोक ने कहा जाए तो जब वो सम्राट बने उसके 8 वर्ष में 8 वर्ष में उन्होंने बाद मतलब कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग का जो कि आज का वर्तमान हम देखें तो उड़ीसा वाला एरिया है कलिंग, इस पर आक्रमण किया था। भीषण लोग मरे थे और अशोक ने युद्ध के विनाश को अपनी आंखों से देखा, जिससे उनका हृदय परिवर्तन। यही घटना उनके जीवन की सबसे बड़ी मोड़ माना जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें जो कि कलिंग युद्ध को लेकर के, तो कलिंग जो कि तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है और अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उनकी वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। मतलब उनका दिल एकदम घबरा सा गया, मतलब उस तरह से देखा जाए। और उन्होंने जब इतना नरसंहार देखा तो उन्होंने अपने हृदय परिवर्तन कर लिया। अब युद्ध का त्याग उन्होंने किया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा से घृणा कर ली, मतलब हिंसा से नफरत कर ली, या मान सकते हो। युद्ध ना करने का उन्होंने निर्णय ले लिया और जीत का अर्थ बदलकर उन्होंने धम विजय, जो कि नैतिक विजय कर दिया गया। यह निर्णय भारतीय इतिहास का अनोखा माना जा सकता है, भारतीय इतिहास में अनोखा माना जा सकता है। बौद्ध धर्म की ओर उन्होंने झुकाव कर लिया। वो पहले शैव धर्म को मानते थे। शैव धर्म से कलिंग युद्ध में परिवर्तन मतलब हुआ उनके कलिंग युद्ध में, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा, करुणा, सत्य, सेवा और शासन का आधार बनाया। अहिंसा ना करना, करुणा मतलब लोगों के ऊपर दया भाव, सत्य, सेवा करना, सत्य बोलना, सेवा करना, ये सारी चीज़ें। और समाज में नैतिक सुधार पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि समाज में जो भी हिंसा करता है उससे मतलब रोका जाए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करना स्टार्ट किया। फिर अगर हम बात करें तो उन्होंने अशोक ने धम्म के कुछ मुख्य सिद्धांत भी बताए। ये धाम कहाँ से आएगा, धम्म है यहाँ पर, सही कर लेना, धम्म। तो सभी जीवों के प्रति दया करो, उन्होंने ये मुख्य संदेश दिए, मतलब सिद्धांत या संदेश मान सकते हैं। जाति, धर्म, भाषा के आधार पर भेदभाव से परहेज की बात की उन्होंने। वृद्ध, महिला और बच्चों का सम्मान करना बताया। वह पशुओं की रक्षा करना, नैतिक आचरण व सत्य की शिक्षा, नैतिक आचरण करो और सत्य की शिक्षा। समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने कुछ सिद्धांत भी दिए। अशोक का धम्म क्या था? तो अशोक ने धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। मतलब जो सम्राट अशोक ने धम्म को चलाया था उसमें किसी देवता की पूजा या किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं होती थी। उसमें उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते, उनका वैसे ही उनका कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को निर्देश और बुद्ध के उपदेशों को भी बुद्ध के उपदेशों से भी वो प्रेरित हुए थे। तो धम्म का ये मतलब है। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उन्होंने संवेदन भी दिखाया। उन्होंने साम्राज्य के अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे। अगर हम बात करें तो उस साम्राज्य में क्या था, अलग अलग धर्मों को मानने वाले थे। इससे कई बार टकराव पैदा भी हो जाती थी। टकराव के अलग अलग धर्म को मानने वाले तो
प्रॉब्लम हो जाया करती थी। जैसे आज के समय आप मतलब देख सकते हो, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी और दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार भी किया जाता था उस समय। इनके अलावा परिवार व पड़ोसियों के बीच में झगड़े भी हुआ करते थे। अशोक ने महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। मतलब ये जितनी भी समस्याएं हैं उनको समाप्त करने का काम जो कि अशोक का है, या कहा जाए कर्तव्य मान सकते हो। तो इसलिए उन्होंने धम महामत्ता एक नियुक्ति, जैसे आज की पोस्टें होती वैसे तब की पोस्ट होती थी, नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो कि जगह जगह जा करके धम्म की शिक्षा दिया करते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलालेख व स्तंभों पर खुदवाए भी, और अधिकारियों को यह निर्देश दिया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर भी खुद ही पढ़ करके मतलब सुनाए जो खुद नहीं पढ़ सकते थे, वो भी समझे धम्म का मतलब। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रोत्साहित दिया और सीरिया, मिस्र और श्रीलंका जैसे एरियाज में जो कि महामत्ता अधिकारियों को भेजा। प्रशासनिक सुधार या धम्म महापात्र क्या है? तो धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्र नियुक्ति की गई थी। जनता से सीधे संवाद किया जाता था। न्याय व्यवस्था में सुधार की गई थी। करुणा आधारित शासन चालू किया गया था कि अगर कोई अपराधी आता है तो उसके प्रति थोड़ा बहुत करुणा दिखाई जाए, दया भाव। हाँ, ये क्या हुआ? हाँ, शिलालेख और स्तंभ। इसमें अशोक ने अपने विचारों और को शिलालेख और स्तंभों में गुहा लेखों पर दर्ज करवाए थे। जो पत्थर है उन पर उन्होंने अपने विचारों की कि धम्म क्या होता है, दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार ना करो, जो भी आपके विचार होते उसी टाइम में अशोक ने भी अपने विचारों को शिलालेखों पर लिखाया था। अब शिलालेख एक टाइप की आप डायरी मान सकते हो, बट डायरी जो कि होती है अपनी पर्सनल होती है, परंतु उन्होंने पूरी जो अपने विचारों को एक प्रोफेशनल टाइप में लिखवाया था। इसका उद्देश्य जनता को नैतिक शिक्षा नैतिक शिक्षा देना होता था। प्रमुख स्थान सारनाथ, लौरिया, नंदगढ़, दिल्ली, टोपारा, रामपुर आदि स्थानों पर जो कि ये शिलालेख प्राप्त हुए। सिंह शीर्ष जो कि स्तंभ में प्राप्त हुआ, जो कि आज का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। इसे आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, सिंह शीर्ष। अब अगर हम बात करें तो अपनी प्रजा के लिए अशोक के क्या संदेश हुआ करते थे। अभी हमने शिलालेखों के बारे में पढ़ा, तो अब हम इनके संदेश क्या हुआ करते थे। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं, जैसे कोई यज्ञ वज्ञ करना या शादी विवाह मुंडन, ये सारे अनुष्ठान हो गए। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म, जब यात्रा शुरू करते हैं और तरह तरह के अनुष्ठान किया करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं है, अशोक ने बताया। सम्राट अशोक ने बताया। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीति को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगी। अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या थी उनके हिसाब से, तो ये कहते थे दास और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करो, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रमिकों को दान देना। ये सारी चीज़ें जो कि करना चाहिए, ना कि बच्चों को जन्मदिन मनाना चाहिए, और ना ही बच्चों को विवाह, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताए थे कि ये जो अनुष्ठान है, जो कर्मकांड हम बोलते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपने धर्म का प्रशासन या दूसरे के धर्म की निंदा ना करना, ये दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बढ़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वह वास्तव में अपने धर्म का ही नुकसान करता है। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करना चाहिए और उनका आदर करना चाहिए। उन्होंने ये मतलब शिलालेखों में बताया। अशोक का वैश्विक योगदान क्या रहा, तो उन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसे एशिया के कई देशों तक फैलाया। श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान में दूध भी भेजे। शांति और मानवता के सिद्धांत विश्व भर में इन्होंने बताया और कहा जाए समझाया भी। आज भी अहिंसा के सबसे बड़े प्रतीक सम्राट अशोक माने जाते हैं।
अशोक माने जाते हैं सबसे बड़ा प्रतीक। अब कुछ उपयोगी है शब्द हैं। साम्राज्य, जिसे आपने समझ लिया। राजधानी क्या होती है, आधिकारिक क्या होते हैं, संदेशवाहक क्या होते हैं, प्रांत क्या होते हैं, धर्म क्या होते हैं। कुछ ये क्या है, इसमें डेट, ये गलत है। इसमें डेट जो कि कहा जाता है, जो मतलब वो रुको एक सेकेंड, हाँ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, वही डेट है बस एकदम। मौर्य साम्राज्य की स्थापना, इसी की डेट है। वो कितनी है, 2300। बस इतनी ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।